रामनगर के छोटे से गांव में सोहन नाम का परिश्रमी किसान रहा करता था। सोहन के परिवार में उसके माता पिता के अलावा उसकी एक बहन भी थी, जिसका विवाह होने वाला था। एक दिन सोहन अपने खेत पर अपनी फसल की जांच कर रहा था। तभी उसके गांव रामनगर का दोस्त शंकर उसके पास आता है और कहता है, अरे सोहन, तुम्हें पता चला गांव के सरपंच के घर जिसने चोरी की थी वह हमारे गांव का ही श्यामलाल है। और जब उससे पूछा गया कि चोरी क्यों की, तो उसने कहा यह उसके लाचारी थी और चोरी करना नहीं चाहता था। यह सब उसके भाग्य का खेल है। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा वही करते हैं जो परिश्रम नहीं करते और हमेशा अपने नसीब पर उदास होते रहते हैं। अरे वह मूर्ख इतना भी नहीं समझते कि परिश्रम से ही भाग्य बदलता है। फिर शाम हो गई थी तो शंकर वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है और सोहन भी अपने घर की ओर निकल पड़ता है। तभी उसे एक साधु बाबा की आवाज सुनाई देती है, वहीं पर रुक जाओ सोहन। सोहन ने जैसे ही मुड़कर देखा तो उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक साधु बाबा बैठे हुए उसे देख रहे हैं। हाँ बोलिए साधु महाराज, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों रोका है? कुछ वक्त पहले तुम अपने दोस्त से बातचीत कर रहे थे, तब मैं तुम्हारे खेत के पास ही था। तुम दोनों की बातें सुन रहा था। असल में मुझे तुम्हारी भाग्य की परिभाषा बहुत अच्छी लगी। आप कहना क्या चाहते हैं साधु महाराज? जिस सरपंच के घर श्यामलाल ने चोरी की थी वह सच बोल रहा है। उसने चोरी लाचारी में ही की थी। लाचारी हमसे हर वह काम करा लेती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। उस चोर ने सही कहा, यह सब भाग्य का खेल है। लेकिन महाराज, मैं आप भी अपनी बात पर कायम हूँ। इंसान अपना भाग्य कठोर परिश्रम से ही बनाता है। जब कोई इंसान अपने जीवन में परिश्रम नहीं करता तो वह सारी गलती भाग्य पर डाल देता है। सोहन बेटा, परिश्रम के साथ साथ भाग्य का अच्छा होना भी जरूरी है। अगर इंसान का भाग्य ही अच्छा नहीं हुआ तो उसका सारा परिश्रम बेकार है। आप मुझे माफ कीजिए महाराज, लेकिन मैं इस पर विश्वास नहीं करता। मैं कोई सामान्य साधु नहीं हूँ। मुझ में कल, आज और आने वाला कल देखने की शक्ति है। तुम्हें बहुत जल्दी मेरी बात समझ में आ जाएगी। फिर सोहन अपने घर के लिए निकल पड़ता है। सोहन अपने घर पहुंचा ही था कि तभी उसकी माँ उससे बोली, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अब तुम्हारी बहन मीनाक्षी विवाह के योग्य हो गई है। हमने उसके लिए अच्छा सा लड़का भी देख लिया है। लड़का बहुत ही अच्छा है, पर हमारे गांव के साहूकार का रिश्तेदार भी है। अरे बिल्कुल चिंता मत कीजिए माँ, मैं अपने मीनाक्षी का विवाह खूब धूमधाम के साथ करूंगा। हाँ, मेरी फसल भी सारे गांव में बहुत अच्छी हुई है। कुछ दिन बाद मेरी फसल की कटाई शुरू होने वाली है। मैं अपनी फसल को गांव में बहुत अच्छे दाम में बेचूंगा। फिर देखना आप, मैं अपनी बहन का विवाह में कितने धूमधाम से करता हूँ। लेकिन अगले दिन सोहन अपने खेत पर गया तो खेत का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसकी पूरी फसल में कीड़े पड़ गए थे जो उसकी फसल को नुकसान पहुंचा रहे थे। अरे ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल में इतने सारे कीड़े लग गए। ये कैसे हो सकता है? हे प्रभु, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अपने खेत में दवाई का छिड़काव करना होगा, नहीं तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। सोहन उसी दिन खेत में अच्छे से दवाई का छिड़काव कर देता है। उसने बहुत कोशिश की मगर कीड़े लगना बंद नहीं हुआ। फिर सोहन की सारी फसल बर्बाद हो गई। अपनी फसल को इस तरह बर्बाद होता देख सोहन दुखी हो जाता है और दुखी मन से अपने घर चला जाता है। उसे उदास देखकर उसकी माँ उससे बोली, क्या हुआ सोहन बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? माँ, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अब क्या करूँ माँ? फिक्र मत करो, तुम हमेशा अपने परिश्रम को ही भाग्य समझते थे, तो फिर क्यों चिंता कर रहे हो? अभी जाकर सरपंच से कर्ज ले लो और नए बीज खरीद कर ले आओ। माँ की यह बात सुनकर सोहन सरपंच के घर पर चला गया और सारी बात बताते हुए बोला, सरपंच साहब, मुझे बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए। हाँ, तो देखो सोहन बाबू, मुझे तुम्हें पैसे देने में कोई हर्ष नहीं है, पर तुम जानते हो कि मेरा सूद बहुत ज्यादा होता है। तो फिर सोच लो, क्या तुम समय पर मेरा पैसा दे पाओगे? सरपंच साहब, सारा रामनगर जानता है मैं कितना ईमानदार किसान हूँ। मुझ पर थोड़ा तो विश्वास कीजिए। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो सोहन बेटा, लेकिन क्या है ना, विश्वास करके कर्ज दिया जाता है, सूद पर पैसा देना अलग बात होती है। अगर तुम मेरा पैसा वक्त पर नहीं दे पाए
तो मैं तुम्हारी जमीन पर कब्जा कर लूंगा। सोहन गहरी सोच में डूब जाता है, क्योंकि उसके पास बीज खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। वह अपनी सारी कमाई उसने पिछली फसल में लगा चुका था। कुछ देर बाद सोहन बोला, ठीक है, मुझे मंजूर है सरपंच साहब। सरपंच ने पैसों की एक पोटली सोहन को दे दी। सोहन पैसे लेकर रामनगर की ओर चल पड़ता है और अच्छे बीज खरीदकर कर ले आता है। वह पूरे परिश्रम के साथ खेतों में बीज बोने लगता है। कुछ हफ्ते बाद उसकी फसल तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही जोताई का समय आया, सोहन ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लग गए हैं और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। यह देखकर सोहन बहुत उदास हो जाता है। वह दुखी मन से अपने घर आया और सारी बात अपनी माँ को बताते हुए बोला, माँ, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई माँ। ऊपर से मैं सरपंच का कर्जदार भी हो गया। अब मीनाक्षी का विवाह कैसे होगा? अरे सोहन, कुछ दिनों में लड़के वाले मीनाक्षी को देखने आने वाले हैं। ऐसे में तो सारे गांव के सामने हमारी इज्जत की अर्थी निकल जाएगी। अभी तो उसकी मुसीबत कम नहीं हुई थी कि इतने में वहाँ सरपंच आ गया और सोहन से बोला, अरे सोहन बाबू, मैं अपना पैसा सूद समेत लेना आया हूँ। क्या हुआ भाई मेरे पैसों का? मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई। मुझे कुछ समय और दे दीजिए, मैं आपका सारा पैसा लौटा दूंगा। हाँ हाँ, तुझे और समय चाहिए। बुड़बक, मेरी अकल क्या घास चरने गई है जो मैं तुझे और वक्त दूं? अरे सारा रामनगर जानता है कि मैं किसी को तय किए हुए समय से ज्यादा समय नहीं देता। देख सोहन, जैसे मैंने बोला था उसके मुताबिक तेरी सारी जमीन पर मैं कब्जा करता हूँ। अगर तू अपनी जमीन चाहता है तो सीधी सी बात है, मेरा पैसा लौटा दे और अपनी जमीन ले जा। इतना बोलकर सरपंच वहाँ से निकल जाता है। सोहन के हाथ से उसकी जमीन भी जा चुकी थी। कुछ दिनों में उसके परिवार में खाने पीने के लाले पड़ गए। यह सब देख एक दिन सोहन अपनी माँ से बोला, माँ, मेरी जमीन भी हाथ से चली गई और अनाज भी सब खत्म हो गया है, और अब मीनाक्षी का विवाह कैसे होगा? हाँ बेटा, मुझे लगता है हमारे मीनाक्षी का विवाह अब कभी भी नहीं हो पाएगा। सोहन बेटा, मैंने सुना है कि रायपुर के महाराज बहुत ही दयालु हैं, तो तू जाकर उनसे मदद क्यों नहीं मांगता? आप सही बोल रही हो माँ, मैं आज ही रायपुर के महाराज के पास जाकर मदद मांगता हूँ। सोहन फिर घर से रायपुर जाने के लिए निकल पड़ता है। रायपुर के महाराज उसे दिन किस्मत से महल के बाहर ही मिल गए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरी सारी फसल में 2 बार कीड़े लग चुके हैं। मेरे घर में खाने के लिए अनाज भी नहीं है और मेरी बहन का विवाह भी होने वाला है। अच्छा, तो इसमें हम क्या सहायता कर सकते हैं भला? तुम्हारी फसल में 2 बार कीड़े लग चुके हैं, जबकि आसपास के गांव के किसानों की फसल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है, यह तुम्हारी किस्मत खराब है। और दूसरी बात यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो। मैं कैसे मान लूं तुम जो बोल रहे हो वह सच बोल रहे हो? मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। महाराज की यह बात सुनकर सोहन दुखी हो जाता है और रामनगर गांव की ओर चल देता है। आधे रास्ते में वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने आप से ही बोलता है, पता नहीं या मेरे साथ क्या हो रहा है, किसकी बुरी नजर लग गई। तभी सोहन की नजर सामने पड़े एक इंसान पर जाती है जो बेहोशी की हालत में पड़ा था। वह तुरंत उस इंसान के पास जाता है और देखा कि वह तो मर चुका है। तभी सोहन की नजर उसके हाथ पर गए, जहाँ एक बड़ा सा हीरा चमक रहा था। अरे, ये हीरा तो बहुत बेसकीमती लगता है। क्यों ना इसे रामनगर जाकर किसी जौहरी को बेच दूं, इससे मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा और मैं सरपंच से अपनी जमीन। सोहन हीरा लेकर रामनगर चला गया और एक जौहरी की दुकान पर जाकर बोला, मेरे पास ये हीरा है, इसका तुम मुझे कितना दाम दोगे? जौहरी हीरा देखकर हक्का बक्का हो जाता है और मन ही मन सोचने लगा, यह हीरा तो बहुत ज्यादा कीमती लग रहा है और इसकी हालत देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि यह हीरा इसका नहीं है। जौहरी ने सोहन को बहुत कम पैसे देते हुए कहा, ये लो, इस हीरे का मैं इतना ही दाम दे सकता हूँ। क्या कह रहे हो? ये हीरा तो बहुत बेसकीमती है, इसे तुम मुझे वापस दे दो। मैं इसी किसी और जौहरी को अच्छे दाम में बेच दूंगा। अरे, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है। अब यह हीरा मेरा हुआ। मैं सब जानता हूँ कि यह तुम्हारा हीरा नहीं है, क्योंकि इतनी बेसकीमती हीरे का मालिक कोई तुम्हारे जैसा फटीचर नहीं हो सकता। जो दिया है उसी में खुश रहो और उसे लेकर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत महाराज से कर दूंगा। यह बात सुनकर सोहन गुस्से से आग बबूला हो जाता है और हीरा छीनकर जौहरी को जोर से धक्का दे देता है।
जौहरी बहुत जोर से नीचे गिर जाता है और वहीं पर उसके प्राण निकल जाते हैं। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने इसका खून कर दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक आदमी उसके पास आया और उसने जौहरी को मरा हुआ देखा और उसके साथ ही उसने सोहन के हाथ में वह हीरा देखा। यह देखकर वह सारा मामला समझ गया था। सोहन घबराते हुए उसे व्यक्ति से बोला, मैंने इसे नहीं मारा है, मैं तो सिर्फ अपना हीरा वापस ले रहा था। जो ये वापस नहीं दे रहा था, मैंने तो उसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता ये कैसे मर गया। तुम्हें ये हीरा जंगल में से मिला है ना? हाँ, लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता है? अरे तुम्हें ये हीरा उसे आदमी के पास मिला होगा जो झाड़ी के पास मरा हुआ पड़ा था ना? हाँ, लेकिन तुम ये सब बात कैसे पता है? अरे मैंने ही उसे मारा था। वह मेरा दोस्त था जो मुझे धोखा देकर भाग रहा था। मैंने उसे पीछे से वार करके मार डाला। मेरा नाम बिरजू है। मैं के रायपुर महाराज के राजकोष में काम करता हूं। मैंने ही राजकोष से हीरा चुराया था और यह जौहरी उसे खरीदने वाला था। लेकिन अच्छा हुआ आज यह मर गया, क्योंकि ये मुझे बहुत कम दाम दे रहा था। इतना कहकर बिरजू ने एक बड़ी पोटली निकाली और सोहन को दे दी। सोहन ने देखा कि उसमें कई छोटे छोटे हीरे थे। बिरजू ने सोहन से कहा, यह पोटली तुम अपने पास रख लो और अपने गांव लेकर चले जाओ। कुछ वक्त बाद मैं तुम्हारे घर इसे लेने आऊंगा। लेकिन मेरी बात तो सुनो, यह तो बहुत ज्यादा हीरे है। क्या तुम्हें इन्हें भी महाराज के खजाने से चुराया है? हाँ, और मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि महाराज के मंत्री को भनक लग गई है। इसलिए यह हीरा तुम्हारे घर सुरक्षित रहेगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं महाराज से जाकर बोला दूंगा कि जंगल में तुमने ही उस आदमी को मारा था और उसका हीरा छीन कर यहां ले आए। और जब जौहरी ने हीरा खरीदने से मना कर दिया तो तुमने उसे भी मार दिया। सब जगह तुम ही फंसोगे, ध्यान रखना। नहीं, तुम ऐसा मत करना। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। सोहन बिरजू के द्वारा दिए हुए हीरे को लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा। बिरजू सोहन के पीछे पीछे चल रहा था क्योंकि वह देखना चाहता था कि सोहन का घर किस गांव में है और कहाँ है। कुछ वक्त के बाद सोहन अपने घर पहुंचा और बिरजू निश्चित होकर वहां से चला गया। अगले दिन सोहन सरपंच के पास गया और उसका कर्ज वापस देते हुए कहा, ठीक है सरपंच साहब, मैंने जितना पैसा लिया था वह आपको सूद के साथ वापस दे रहा हूँ। ठीक है भाई, ये लो, आज से तुम्हारी जमीन तुम्हारी हुई। मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब था जो मुझे सूद के साथ मिल गया। बस बात खत्म। देखो भाई, मुझे भी कोई शौक नहीं है किसी की जमीन हड़पने का। सोहन सरपंच के घर से खुश होकर निकल आया। उसके घर के सामने महाराज और 2 सैनिक खड़े हुए थे। दोनों सैनिकों ने बिरजू को पकड़ कर रखा था। महाराज, जौहरी का खून मैं नहीं किया, उसे तो सोहन ने ही मारा है और मेरे दोस्त को भी सोहन ने ही मारा है। और तुम मुझसे मदद मांगने के लिए आए थे। सीधी तरह बता दो, हमारे खजाने से चुराए गए हीरे कहाँ है? महाराज, यह झूठ बोला रहा है। मैं तो जौहरी के पास हीरा बेचने गया था, लेकिन हीरा देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। उसने मुझे बहुत कम पैसे दिए तो मैंने उसे हीरा छीना और उसे धक्का दिया। मुझे क्या मालूम था कि वह मर जाएगा। तभी बिरजू वहां आया और उसने मुझे खजाने से चुराए हुए हीरो की पोटली दे दी और उसने मुझे धमकी भी दी थी कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानी तो राजा से मेरी शिकायत कर देगा। तुम्हें वह हीरा कहाँ से मिला था? महाराज, जब मैं आपसे मदद मांगने के बाद अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ आदमी मिला जिसके हाथ में यह हीरा था। तुम्हें तुरंत आकर हमें यह बात बतानी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम भी उतने ही गुनहगार हो जितना यह बिरजू है। तुम्हें इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो परिश्रम नहीं करते हैं। जैसे ही राजा ने यह बात कही, सोहन को कुछ दिन पहले की बात याद आ गई। तभी वहाँ वही साधु महाराज आ पहुँचे। फिर सोहन की ओर देखा और बोला, सोहन अब समझ में आ गया, किस्मत का खेल। हाँ साधु महाराज, मनुष्य की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। वह चाहे कितना भी परिश्रम क्यों न कर ले, उसे कभी कामयाबी नहीं मिल सकती। आपने सही कहा था कि लाचारी हमें ऐसे ऐसे काम करने पर मजबूर कर देती है जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है। महाराज, इसे छोड़ दीजिए। यह बेचारा किस्मत का मारा है। मैं इसे जानता हूँ। यह एक परिश्रमी व्यक्ति है और इसका गुनहगारों से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है साधु महाराज, अगर आप कहते हैं तो मैं आपके कहने पर
इसे छोड़ देता हूँ। देखो, तुम्हारी किस्मत में कुछ वक्त के लिए बुरा समय लिखा था जो अब खत्म हो चुका है। एक बात याद रखना, इंसान के लिए परिश्रम जीतना जरूरी होता है, उतना ही उसकी किस्मत का अच्छा होना भी महत्वपूर्ण होता है। इतना कहकर साधु वहाँ से चले जाते हैं और सोहन को समझ आ गया था कि कभी कभी इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है, लेकिन उसे कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए।